अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज जैसे आप लोगों को पता है कि केमिस्ट्री की क्लास है, सेकंड हमारा डे है। और आज हम लोगों ने क्या क्या करना है, आज बेसिकली हमारे चैप्टर का जो नाम होगा केमिस्ट्री के अंदर वो होगा वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है। अब वाटर की ट्रीटमेंट से पहले हमें ये देखना है कि वाटर खुद क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, फिर वो इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट्स पर आते हैं। सही है। अच्छा, तो अब मैं यहाँ से शुरू करने जा रहा हूँ। वाटर ट्रीटमेंट, आप लोगों के शायद चैप्टर का यही नाम है वाटर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि वाटर जो H2O है इज द मोस्ट अबंडेंट मटीरियल ऑन अर्थ। दुनिया में मेरा ख्याल से इतना ज़्यादा मिकदार में अर्थ पे जितना पाया जाता है और किसी और प्लैनेट पे कहीं भी नहीं पाया जाता, फ्रॉम द मैन नोन परस्पेक्टिव। अब यहाँ पर H2O के अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो इम्प्योर होता है। ज्यादातर जो अबंडेंट वाटर होता है वो इम्प्योर होता है। अब इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो इसका इस तरीके से बना हुआ होता है। ठीक है, नॉर्मली इस तरीके से, या मैं थोड़ा सा और इसको कम कर दूं तो हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड लेंथ होती है। दो बॉन्ड्स के दरमियान जो लेंथ है उसको एक बॉन्ड लेंथ है। ठीक है। अब एक बड़ा अजीबोगरीब फिनोमेना है, आप लोगों को ये पता होगा कि आइस जो होती है, जो सॉलिड फॉर्म होती है वाटर की, वो पानी के ऊपर तैरती है। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी होती है कम पानी से। अब ये डेंसिटी क्या है? डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी है रो बराबर है मास अपॉन वॉल्यूम, जैसे कि हमने पहले भी इसको डिस्क्राइब किया था। अच्छा, अब ये जो मास अपॉन वॉल्यूम है आइस की कम होती है बानिस्बत वाटर के, जो रेशो होता है। इसका मतलब ये है कि आइस एक वाहिद ऐसा सॉलिड है जो जब सॉलिडिफाई होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसके लिक्विड स्टेट से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। उल्टा ऐसा, हालांकि जब आप किसी चीज को हीट देते हैं, तो क्या होता है? मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को ज्यादा टक्कर मारते हैं। ज्यादा टक्कर मारने की वजह से यह होता है कि उन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप बढ़ जाता है। वाइस वर्सा, एवरेज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का गैप जो है वो बड़ा हुआ होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ पे इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस एक स्पेशल फिनोमेना है जो अकर कर जाता है आइस में। जब 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ आ रहा होता है तो वाटर कंट्रैक्ट होने के बजाय एक्सपैंड कर देता है। और वो क्यों करता है? क्योंकि इनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है। पहले ऐसे था, अब ऐसे हो जाएगा। तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों होती है? इट इज नॉट आवर टॉपिक। ठीक है, लेकिन जब इनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो अब देखें, एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पहले जो इतना था वो अब इतना हो गया। ठीक है, वाइस वर्सा, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे इस तरीके से एक्सपैंड हो गए। तो जब वो सॉलिडिफाई हो रहा था तो सॉलिड आइस जो है वो एक्सपैंड हो गया। अच्छा, अब इसका फायदा क्या होता है? एक्वेटिक प्लांट्स को इसका, एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स, एक्वेटिक लाइफ को इसका बहुत फायदा होता है। अब वो किस तरीके से होता है? आप ये देखें कि जब समंदर बर्फ बन रहा होता है या कोई दरिया या कोई झील बर्फ बन रही होती है, क्योंकि ऑब्वियसली टेम्परेचर जो है -20, -30, -40 डिग्री सेल्सियस साइबेरिया में भी जाता है, रशिया में भी जाता है, हमारे गिलगित बल्तिस्तान में भी जाता है। काफी जगहों पर जब जा रहा होता है इस तरीके का टेम्परेचर, तो ऊपर की जो तय होती है किसी झील की वो बर्फ बन जाती है। अब
अगर सारा का सारा पानी बर्फ बन जाएगा तो जानदार जो है नीचे वो जिंदा कैसे रहेंगे? तो अल्लाह ताला ने एक बड़ी स्पेशल इस बॉन्ड के अंदर ओकेजन ये रखी है कि इनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान। अब जब वो इंक्रीज हो जाती है, बॉन्ड एंगल बेसिकली एंगल शिफ्ट हो जाता है, एंगल शिफ्ट होने की वजह से लेंथ बढ़ जाती है। अब जब ये होता है तो आइस की तह ऊपर जम जाती है, क्योंकि हीट जो है वो सॉरी जो कूलिंग होती है वो किस तरीके से होती है? अगर ये समुद्र है, ठंडी हवा टकराती है, ये हिस्से को इस हिस्से की जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, ये सॉलिडिफाई हो रहा होता है, ठीक है। तो एक तह जम जाती है यहाँ पर, क्योंकि आइस तो फ्लोट करती है ऊपर पानी के, और नीचे जो है वो जानदार आराम से जिंदा रहते हैं, क्योंकि नीचे पानी मौजूद होता है 40 डिग्री सेल्सियस पर, उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं होता, ना डिक्रीज होता है ना इंक्रीज होता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है, इसकी वजह से बर्फ ऊपर चाहे 20, -20, -30, -40 डिग्री सेल्सियस क्यों ना हो, नीचे का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता। ये सबसे अच्छी बात होती है, जिसकी वजह से जानदार जो है वो जिंदा रहता है। ये एक स्पेशल फिनोमेना है जिसका नाम है एनोमेलियस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ठीक है। एक तो सबसे पहले तो ये चीज हमने कवर कर दी, और हमने बेनिफिट्स भी देख लिए एक्वेटिक प्लांट के। इसके बाद हम देखते हैं कि यार इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है पानी की, ठीक है। हम ये देखने की जरा कोशिश करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अच्छा, एक बात ये याद रखिएगा, आप अब जो हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट टाइम हमने जितना भी पढ़ा था वो था सारा का सारा फिजिकल केमिस्ट्री। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इसके अंदर हम देखेंगे कि मटेरियल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो उसी के साथ साथ इनऑर्गेनिक की एक फील्ड भी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी फिजिकल के साथ साथ, ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, जब भी कोई आप कंपाउंड इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे तो आप उसकी दो प्रॉपर्टीज पर लाजमी पढ़ेंगे। नंबर 1 फिजिकल और नंबर 2 केमिकल, ठीक है। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है? टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, फिजिकली वो ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरीके का है, शेप क्या है, साइज क्या है, वॉल्यूम कितना है, मास कितना होता है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हम चेक कर रहे होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम ये चेक करते हैं कि ये रिएक्ट किन किन चीजों के साथ करता है और इसको इस्तेमाल किन किन चीजों में हम कर सकते हैं। अच्छा, तो अब यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में सबसे पहले तो आता है रिएक्शन ऑफ वाटर विद मेटल्स। यहां पे मेरे पास कुछ इक्वेशंस लिखी हुई हैं कि वाटर किन किन चीजों के साथ रिएक्ट होता है, और कुछ लिखा हुआ भी है। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, यानी कि अल्कली मेटल्स के साथ फौरन रिएक्ट करता है वो, व्हेन ड्रॉप्ड इन कोल्ड वाटर व्हाइल कैल्शियम रिएक्ट्स स्लोली। जब आप किसी ठंडे पानी में मैग्नीशियम या पोटेशियम या सोडियम डालें, यानी कि अल्कली मेटल्स डालें, तो वो पानी के साथ फौरन रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। और क्या क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड्स नॉर्मली। अब देखते हैं कि किस तरीके से बनता है। जैसे कि 2Na plus UH2O gives 2NaOH plus H2। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। सोडियम के साथ पानी ने रिएक्ट किया। अच्छा, कोल्ड वाटर है, ठीक है, कोल्ड वाटर है, तो इसने एक हाइड्रोक्साइड बना दी, OH हाइड्रोक्साइड को डिनोट करता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दी और उसके साथ साथ उसने हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज कर दी। मार्गरेट गैस में बोलने जा रहा था, हाइड्रोजन गैस जो है उसे रिलीज कर दी, ठीक है। अब उसके बाद उसने पोटेशियम के साथ किया। जब उसने पोटेशियम के साथ किया तो इसके साथ भी उसने हाइड्रोजन गैस रिलीज की।
और जब उसने कैल्शियम के साथ किया, CaOH2 प्लस H2। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें, मैं दोबारा बता देता हूं आप लोगों को, ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे एक तो रिएक्शन विद मेटल्स है, अल्कली मेटल्स। नॉर्मली ठंडे पानी के अंदर आप जब मेटल्स को डालेंगे, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन तीनों मेटल्स को जब आप ठंडे पानी के अंदर डालेंगे तो फौरन उसका हाइड्रोक्साइड बना देगा, हाइड्रोक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। ठीक है, तो एक तो ये केमिकल प्रॉपर्टी हो गई इसकी। इसके बाद इसकी एक और प्रॉपर्टी आती है, रिएक्शन विद। अच्छा स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आ रही है विद लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। ठीक है, अब मैं आपको जल्दी जल्दी से जो है वो आगे बढ़ा देता हूं ताकि इतना आप लोगों को भी ज्यादा टाइम ना लगे और मुझे भी इतना ना लगे समझने में। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैं ये बता दूं, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन। फिलहाल इन तीन के साथ यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इन तीनों के साथ जब आप गर्म पानी उसमें डालेंगे, इन तीनों के अंदर, ठीक है, ये गर्म पानी के आप लेंगे और इन मेटल्स के साथ आप रिएक्ट करवाएंगे तो इनकी ऑक्साइड्स बन जाएंगी। ठीक है, ऑक्साइड्स किस तरीके से बनेंगी? MgO बन जाएगा। ठीक है, Fe2O3 बन जाएगा जब आपने H2O के साथ रिएक्ट करवाया, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस सब में रिलीज हो रही है, और ZnO2 प्लस H2। ठीक है, ये रिएक्शन। इसके अलावा आप लोग और अगर आगे देखें तो ये क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट करता है पानी। ठीक है, और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने में ये HCl बनाता है, और ये नॉर्मली या तो बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये कंपाउंड, या ये बहुत अच्छा डाइंग एजेंट होता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये कार्बन के साथ रिएक्ट करता है। रेड हॉट कोक में अगर आप पानी डालें तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है एट 1000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये रेड हॉट कोक क्या है? आपने कार्बन ब्लैक लिया, ठीक है, कार्बन आपने 1000 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म किया और उसके बाद उसको पानी डाला। जब आप पानी डालेंगे तो वहां से फौरन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस अलग होनी शुरू हो जाएगी। इस हिस्से को हम कहते हैं, इन दोनों के मिक्सचर को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को हम कहते हैं वाटर गैस। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सिलिकॉन के साथ भी तकरीबन 2000 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट करता है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाता है। फिर एक्शन विद कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइन। क्विकलाइन के साथ भी ये रिएक्ट करता है। कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइन का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं भाई। क्विकलाइन का जो फॉर्मूला है वो CaO है। जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो CaOH2 बनाता है और H2O बना देता है। सॉरी, H2O नहीं, H2 बना देता है। अच्छा, तो नहीं, COH2 बस ये माना है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। थर्मल डिकम्पोजिशन ये है कि आप उसको 2000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें पानी को, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी, वो बॉन्ड ही टूट जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। अब यहां पर आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? ये नॉर्मली फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, पानी की, सही है, ये दो हिस्सों में डिवाइड की जाती हैं। नंबर 1 हार्ड वाटर और नंबर 2 सॉफ्ट वाटर। ठीक है, हमने इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। सॉफ्ट वाटर वो होता है जिसमें लैदर प्रोड्यूस हो सके सोप का, और हार्ड वाटर वो होता है जिसमें लैदर प्रोड्यूस नहीं होता सोप का। ठीक है, अब ये लैदर क्या है? झाग। ठीक है, जिस सोप
जिस पानी के अंदर जब आप सोप घोलें तो वो झाग प्रोड्यूस करनी शुरू कर दे, तो वो झाग जो है उसकी वजह से ये पता चलता है कि सॉफ्ट वाटर है। और झाग अगर ना प्रोड्यूस हो या बहुत मुश्किल से प्रोड्यूस हो तो वो हार्ड वाटर होता है। अब दोनों की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। देखें, सॉफ्ट वाटर जो होता है वो नॉर्मली ड्रिंकिंग वाटर के तौर पर भी हम उसको लेते हैं। पहले हम शुरू करते हैं इसकी एक पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं गालिबन हार्ड वाटर। ठीक है, अब यहां से हार्डनेस की आती कहां से है? हमारी डिस्कशन पोर्टफोलियो अभी ये है कि वो भाई हार्डनेस कहां से आ रही है। देखिए, जब बारिश होती है तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, पानी उसको कर लेता है डिसॉल्व। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी पानी जो है वो नीचे आता है, और नीचे वो कार्बोनेट्स जब वो जमीन पर आता है, जमीन के नीचे रिसता है, तो वो कार्बोनेट्स के साथ कुछ रिएक्ट करता है। जैसे आपको पता है जमीन के नीचे बहुत सारे मिनरल्स मौजूद होते हैं, उनमें से कुछ मिनरल्स यहाँ पे जो लिखे हुए हैं वो कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। इनके साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये बाइकार्बोनेट बना देते हैं, उनके कार्बोनेट्स का बाइकार्बोनेट बना देता है। देखें, जब वो बाइकार्बोनेट बनता है तो वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्डनेस प्रोड्यूस होने लग जाती है। अब ये हार्डनेस दो किस्म की होती है, एक हार्डनेस होती है टेम्परेरी हार्डनेस, और दूसरी जो हार्डनेस है वो परमानेंट हार्डनेस है। अब ये टेम्परेरी हार्डनेस क्या है? टेम्परेरी हार्डनेस बेसिकली वो हार्डनेस होती है जो हम आसानी रिमूव कर ले और उस पानी को सॉफ्ट वाटर बना दें जो यूजेबल हो हमारे लिए। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस वो हार्डनेस होती है जो बहुत मुश्किल से उसको हम सॉफ्ट वाटर बना पाते हैं, उसके लिए हमें बहुत सारा पैसा भी खर्च करना पड़ता है। अब टेम्परेरी हार्ड वाटर जो है, दिस टाइप ऑफ हार्डनेस इज कॉल्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। देखिए, अगर बाइकार्बोनेट्स कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो है वो पानी के अंदर अगर मौजूद है डिसॉल्व हुए हैं, तो फिर वो टेम्परेरी हार्ड वाटर होता है। उसके साथ हम सीधा सीधा सा एक काम करते हैं कि उनको या तो हीटिंग के जरिए निकाल देते हैं, या एक और मेथड होता है जिसको हम कहते हैं क्लार्क्स मेथड, उसके जरिए निकालते हैं। ठीक है, मेथड टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस यहां पर आया हुआ है। अच्छा भी स्टूडेंट्स, एक मेथड तो ये है कि हम हीटिंग कर लें। अब ये हीटिंग किस तरीके से की जाती है? आपने एक बहुत बड़ा टैंक लिया, उसको आपने हीट कर दिया, हार्ड वाटर उसके अंदर मौजूद था उस टैंक के अंदर। ठीक है, अब आपने एक काम किया, टैंक को हीट किया, गैस बनी, ठीक है, स्टीम बनी, और स्टीम को आपने किसी एक और जगह पर, किसी एक और बर्तन में, किसी एक और टैंक में आपने उसको कलेक्ट कर लिया। तो अब वो जो नीचे सॉलिडिफाई हुआ जो मटेरियल होगा, जो सॉल्ट्स होंगे, जो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होंगे, वो नीचे तह में बैठ जाएंगे, और जो पानी इवेपोरेट हुआ है वो बिल्कुल साफ सुथरा निकलेगा। तो टेम्परेरी हार्डनेस तो एक तो ये तरीका है रिमूव करने का। अब एक और तरीका आ जाता है क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड में हम ले लेते हैं स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम ये है CaOH2। ठीक है, ये एमसीक्यू में कभी कभी आपके पास आ जाते हैं, तो प्लीज इनको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। स्लेट लाइम जो है वो करता क्या है, जिन टैंक्स में हार्ड वाटर कंटेन होता है उसके अंदर डाल देते हैं, तो जो बाइकार्बोनेट्स उसके अंदर मौजूद होते हैं वो कार्बोनेट्स में तब्दील हो जाते हैं, और जो कार्बोनेट्स में तब्दील होने के बाद वो वाटर के नीचे सतह पर बैठ जाते हैं। ऊपर से जितना पानी होता है हम उसको निकाल लेते हैं, तो वो सॉफ्ट वाटर बन जाता है। ठीक है, अच्छा, अब एक और है मेथड्स टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। अब ये परमानेंट हार्डनेस किस तरीके से रिमूव की जाती है? ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा। हम उस वाटर को वॉशिंग सोडा से पास करवाते हैं, उसके अंदर हमने वॉशिंग सोडा डाला परमानेंट हार्ड वाटर के अंदर, और जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसके प्रेसिपिटेट्स बनने शुरू हो गए। कैल्शियम कार्बोनेट माइंड यू के सॉल्युबल था वाटर के अंदर, वो डिसॉल्व हुआ था। अब उसके बाद जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो उसके प्रेसिपिटेट्स बनने शुरू हो गए, जैसे ही हमने वॉशिंग सोडा डाला, और कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो अलग हो गया। ठीक है, सॉल्युबल सॉल्ट जो थे वो अलग हो गए। अब जैसे ही अलग हुए नीचे बैठ गए, पानी हमने ऊपर से निकाल लिया। ठीक है, एक तो ये वॉशिंग सोडा से हो गया। वॉशिंग सोडा ये भी मैं आपको लिख देता हूं यहां पर। वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, वो है Na2CO3 डॉट 10H2O, मेरे ख्याल से, जी बिल्कुल, डॉट 10H2O। ठीक है, अब वॉशिंग सोडा जो है वो करता क्या है, जिन टैंक्स में हार्ड वाटर कंटेन होता है उसके अंदर मौजूद होते हैं, तो जो बाइकार्बोनेट्स उसके अंदर मौजूद होते हैं वो कार्बोनेट्स में तब्दील हो जाते हैं,
ये है केमिकल फॉर्मूला वॉशिंग सोडा का। अब उसके बाद आ जाता है कॉस्टिक सोडा। ट्रीटमेंट विद कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा बेसिकली है NaOH। ये NaOH है। अब NaOH के अंदर हम करते क्या है, जैसे ही हमने NaOH डाला तो सोडियम के सॉल्ट्स अलग हो गए, सोडियम सल्फेट अलग होना शुरू हो गया पानी के अंदर से, जितने भी बाइकार्बोनेट से वो सल्फेट्स बनना शुरू हो गए, और जो हाइड्रोक्साइड से जो आयन उसके अंदर मौजूद थे, ठीक है, वो आयन जो थे वो हाइड्रोक्साइड में तब्दील होना शुरू हो गए। अब थोड़ा बहुत कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है जो बना हुआ था वो पार्शियली सॉल्युबल था, यानी कि एक बहुत अच्छा मेथड भी है, बहुत सस्ता मेथड भी है, कॉस्टिक सोडा डालकर आप वाटर को ट्रीट कर ले, लेकिन थोड़ी सी परसेंटेज उसके अंदर रहती है हार्डनेस की। फिर एक और तरीका है बहुत बेहतर, आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड जो है वो एक सोडियम जियोलाइट एक मटेरियल होता है, सोडियम जियोलाइट की हमने ट्यूब्स बना दी होती हैं, और जो परमानेंट हार्ड वाटर होता है उसको हम पास करवाते हैं, तो वो जो मैग्नीशियम, कैल्शियम और हाँ, ये दो जो आयंस पानी के अंदर मौजूद होते हैं, जो सॉल्युबल हुए हुए होते हैं, जो घुले हुए होते हैं पानी के अंदर, वो चिपकने शुरू हो जाते हैं सोडियम जियोलाइट की ट्यूब से। तो जो पानी जो बचा कुचा होता है वो नीचे ड्रेन आउट हो रहा होता है, बगैर कैल्शियम आयन का, बगैर मैग्नीशियम के आयंस का, तो वो जो हार्डनेस होती है पानी की वो नीचे आते आते खत्म हो जाती है। ये आयन एक्सचेंज मेथड सबसे अच्छा है। फिर उसके बाद डिसएडवांटेजेस पर आ जाते हैं। यार हार्ड वाटर का डिसएडवांटेज क्या है? सबसे मेजर डिसएडवांटेज तो ये है कि आप उसको पी नहीं सकते ढंग से, ठीक है, बहुत सारे मसले मसाइल आपके पेट में होने शुरू हो जाएंगे, जिस्म जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा उसको, मिनरल्स, क्योंकि मिनरल सॉल्ट जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। फिर उसके अलावा कपड़े धोने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बहुत नुकसान होते हैं। उसके अलावा और दूसरी तीसरी चीजों में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है। अच्छा, फिर उसके अलावा एक और मटेरियल है जिसको हम कहते हैं हैवी वाटर। अब यार ये हैवी वाटर क्या है? हैवी वाटर वो है जिसके अंदर एक आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का। हैवी वाटर का फॉर्मूला जो है वो होता है D2O। अब ये D2 जो है ये आइसोटोप है हाइड्रोजन का। इसका मतलब, आइसोटोप का मतलब ये है कि भाई एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे आपको पता है कि प्रोटॉन की तादाद एक होती है, न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन में, लेकिन ये जो D2 है इसके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद एक होती है और इलेक्ट्रॉन की तादाद एक होती है। लिहाजा एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन एटॉमिक मास जो है वो 2 हो गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हमने जमा किया तो 2 हो गया। जब ऑक्सीजन के साथ ये आइसोटोप हाइड्रोजन का रिएक्ट करता है तो वो बनाता है D2O। D2O को हम कहते हैं हैवी वाटर, ठीक है। अब ये जो हैवी वाटर होता है ये रिएक्ट करता है बहुत सारी चीजों के साथ, जिसमें यूरेनियम एक बहुत बड़ा मटेरियल है। यूरेनियम के साथ रेडियो एक्टिविटी के अंदर D2O बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत अबंडेंट मटेरियल नहीं है, ये बनाया जाता है दुनिया के अंदर, और इसके कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। D2O जो है वो H2O से छोटा होता है बाय बॉन्ड लेंथ, ठीक है। दिस डिफरेंस इज यूज्ड फॉर द आइसोटोपिक एनालिसिस ऑफ वाटर। अब वाटर के आइसोटोपिक एनालिसिस के लिए ये डिफरेंस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये हैवी वाटर का ट्रेसर भी बहुत अच्छा होता है, ये बायोलॉजिकल चीजों को इस्तेमाल करने हैं, बायोलॉजिकल चीजों के अंदर डिफर करने के लिए या उनको मारने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक और अब कैरेक्टरिस्टिक्स आती है यहाँ पे पोर्टेबल वाटर। अब ये पोर्टेबल वाटर क्या है? यार पोर्टेबल वाटर सीधा सीधा वो है जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे नलकों में आता है, ठीक है। नॉर्मली हमारे नलकों में तो फिर बहुत खराब पानी आता है, इतना खराब आता है कि हम नॉर्मली पी नहीं सकते, हम बाहर से खरीद के ला रहे होते हैं पानी। ये वो पानी नहीं है, ये जो यूरोप के नलकों में, अमेरिका के नलकों में जो पानी आता है ये वो पानी है, ठीक है, जो हम ढंग से पी सकते हैं। अब पोर्टेबल वाटर की ट्रीटमेंट भी की जाती है ताकि उसमें से गंद निकाली जा सके। अब वो गंद किस टाइप का होता है? उसके अंदर मट्टी होते हैं, तो पहले सेटलिंग होती है उसकी, ठीक है। फिर उसके बाद कोगुलेशन होती है। कोगुलेशन का मतलब एक फिल्टर आउट, एक मेम्ब्रेन लगाई जाती है ताकि जो अजीबोगरीब सी चीजें हैं, बैक्टीरिया वगैरह, वो साइड पे हो सके। फिर फिल्ट्रेशन की जाती है, जो मट्टी बची होती है एक नेट लगा के उसको फिल्टर किया जाता है बहुत पतला दुबला सा। फिर क्लोरिनेशन की जाती है, अगर कोई वायरल डिजीज है तो उनको मारा जाए, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है किसी पानी को पोर्टेबल बनाने का। वाटर पोल्यूटेंट्स बेनतहा होते हैं। हमने पीछे जितने भी हार्डनेस को
सॉफ्टनेस में तब्दील करने के लिए करवाए हैं, वो सारे के सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो पानी को गंदा करते हैं। ठीक है, अच्छा मैं उसमें आगे मजीद जो है वो जाऊंगा नहीं, लेकिन हाँ जो पोल्यूटेंट्स होते हैं पानी के वो जगह जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे अच्छी मिसाल फर्टिलाइजर्स की है। आपको जैसे कि पता है गटर का पानी नॉर्मली यूज किया जाता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, ताकि वो और अच्छे हो सकें। उसकी मेजर वजह ये होती है क्योंकि उस खाद का एलिमेंट बहुत अच्छा होता है। अब एक और चीज आती है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यार ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जब आप किसी पानी को गर्म कर देते हैं जिसके अंदर सॉल्ट्स की मिकदार ज्यादा होती है, पानी आपने सारा उड़ा दिया, ठीक है, तो नीचे क्या बचेगा? वो सॉल्ट्स बचेंगे, सॉल्ट्स के साथ कुछ परसेंटेज बचेगी उनके कंपाउंड के अंदर पानी की। डॉट 10H2O, जैसे ये है डॉट 10H2O, Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ डॉट 10H2O। ये जो डॉट 10H2O है ये उन सॉल्ट्स के साथ ही लगा होता है, जैसे NaCl नमक डॉट 10H2O। ठीक है, अब जब वो पानी बिल्कुल इवेपोरेट हो जाता है तो कुछ ऐसा कंपाउंड नीचे बेस पर बचता है। अब ये जो जब हम इसको कुरेदते हैं तो एक क्रिस्टल्स की फॉर्म में नमक बाहर आता है, ठीक है, जिसके अंदर 10H2O यानी कि पानी की मिकदार थोड़ी बहुत मौजूद होती है। इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। अच्छा, विद दैट बीइंग सेड आप लोगों का ये चैप्टर जो है वो बिल्कुल मुकम्मल हो गया। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास मैथ्स की क्लास में मुलाकात होगी आप लोगों से। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।